हेलो इंजीनियर्स, वेलकम टू इंजीनियरिंग यूनिट। और आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए वन शॉट ऑफ एआई। एआई के अंदर 37 टॉपिक्स ऐसे हैं जो रिपीट होते हैं, एंड 37 टॉपिक्स एक साथ कंप्लीट करवाना बहुत ज़्यादा टफ टास्क है, जो मेरे बस की बात नहीं है अभी फिलहाल। तो 37 टॉपिक्स में एक साथ ना करवाते हुए उनमें से भी गिने चुने टॉपिक्स जो 7-7 8-8 बार रिपीट हो चुके हैं पिछले पेपर्स में, उन सब को समेशन करके मैं करवाने वाला हूँ। दिस मस्ट बी 20 टॉपिक्स। अगर वो सारे के सारे नहीं हो पाए तो उसके लिए पहले से सॉरी। रात के 2 बजे मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, एंड आई रियली डोंट नो कि आपको ये कब तक मिल पाएगा। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि शाम को 6 बजे तक आपको मिल जाए, जिससे आप मेरे जैसे लोग जो ऐसे आधी रात को पढ़ाई करते हैं वो लोग इस वीडियो का बेनिफिट ले पाए। तो इस मास्टर क्लास में मैं इम्पोर्टेंट्स ओनली कवर करने वाला हूँ, जो कि मैक्सिमम है 21, एंड अभी के वीडियो में मैं जितने कवर कर पाऊंगा वो शायद 18 से 19 ही होंगे। ठीक है, तो टेबल ऑफ कंटेंट की तरफ बढ़ते हुए मैं आपके साथ क्या क्या आज के इस लेक्चर में शेयर करने वाला हूँ वो है स्टेट स्पेस सर्च प्रॉब्लम्स। इसके अंदर मैं आपको एक ही प्रॉब्लम कराऊंगा जो कि है वाटर जग, एंड मिनिमैक्स सर्च प्रोसीजर मैं आपको शायद पूरा ना करवा पाऊँ। इसके अंदर अल्फा बीटा पर्निंग भी आता है, अल्फा बीटा भी आता है। दैट पार्ट इज नॉट कवर्ड, ये नहीं हो पाएगा इस वीडियो में। मिनिमैक्स सर्च प्रोसीजर मैं आपको करवा दूंगा। देन हिल क्लाइंबिंग हो जाएगा। स्टीपेस्ट हिल क्लाइंब शायद ना हो पाए, बट हिल क्लाइंब 7 मार्क्स का, 4 से 7 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। दिस विल बी कवर्ड। जेनेटिक ऑपरेटर्स, जेनेटिक एल्गोरिदम के साथ जेनेटिक ऑपरेटर्स पूरा का पूरा मैं करवा दूंगा। बेस थ्योरम एंड विजन नेटवर्क क्या है, इसके बारे में आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूंगा, जिससे आपको अगर ये 4 मार्क्स का सवाल पूछा जाए तो आप आराम से चारों 4 मार्क्स का 100% लिख के आ सको। कट इन फील्ड प्रेडिकेट हो जाएगा, फिजिक्स ऑफ एनएलपी हो जाएगा, फजी लॉजिक हो जाएगा, बैकवर्ड फॉरवर्ड रीजनिंग हो जाएगा, टास्क डोमेन ऑफ एआई एप्लीकेशन, ए स्टार सर्च, बीएफएस, एक्सपर्ट सिस्टम, एंडोग्राफ, एंडोग्राफ शायद ना हो पाए, एआई प्रॉब्लम कैरेक्टरिस्टिक्स, बीएफएस, डीएफएस, गोल स्टेक प्लानिंग, एंड ये दोनों टॉपिक भी शायद ना हो पाए। तो 21 टॉपिक में से 4 टॉपिक्स ऐसे हैं जो मैं शायद अभी ना करवा पाऊं। तो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक्स। एंड मैं इसमें इस बार इसमें यूनिट वाइज नहीं करवा रहा हूँ, जो जितना इंपॉर्टेंट है वो उतना पहले आता जाएगा। जिसके जितने ज्यादा मार्क्स उसका पहला नाम। अब है स्टेट स्पेस सर्च प्रॉब्लम। अब स्टेट स्पेस सर्च प्रॉब्लम में अब आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि स्टेट स्पेस सर्च प्रॉब्लम किस तरीके से डिफाइन होती है, मतलब क्या है वो, उसे डिफाइन करो। एंड देन या तो वाटर जग दे देगा, मिशनरीज एंड कैनिबल्स दे देगा, मंकी एंड बनानास दे देगा, या फिर और एक क्वेश्चन है मुझे वो ध्यान नहीं आ रहा है, 8 पजल प्रॉब्लम। यस, ये 4 क्वेश्चन है जो आपको पूछे जाएंगे, पूछे जा सकते हैं। एंड मैक्सिमम ये वाला वाटर जग तो होगा ही, एंड बाकी सब इसके और में होंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस कंसेप्ट ऑफ स्टेट स्पेस सर्च। क्या है ये, पहले तो है क्या स्टेट स्पेस सर्च होता क्या है? मतलब आपको कोई प्रॉब्लम दी है, उसके जितने भी सॉल्यूशंस है उतने सारे के सारे सॉल्यूशन एक एक स्टेप के बाद आप कहाँ किस तरीके से जा सकते हो वो सारा आप बनाओ, उसे कहते हैं स्टेट स्पेस। मतलब अगर आपके पास इस तरीके से टिक टेक तो प्रॉब्लम है, एंड आप यहाँ पे एक्स मार्क करते हो, तो इसके आगे कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि सामने वाला कहाँ पे रख सके। अगर वो बीच में 0 रखता है तो आगे और कितनी पॉसिबिलिटीज है जहाँ पे आप रख सकते हो।
इसी तरीके से ये जितना लंबा ग्राफ खींचता जाएगा उस ग्राफ को बोलते हैं स्टेट स्पेस, राइट? इस ग्राफ को बोलते हैं स्टेट स्पेस। अब इंग्लिश में क्या लिखा है वो हम देख लेते हैं एंड मूव ऑन टू द रियल वाटर जेट प्रॉब्लम। इंग्लिश में क्या लिखा है यहाँ पे? स्टेट स्पेस सर्च मेथड इज यूज्ड इन एआई to solve problems by treating the possible problem configuration as states and legal moves between them. Them as actions and operators के मतलब हम जो लीगल मूव्स करते हैं, जैसे कि मैंने बोला क्रॉस एंड ओ, तो क्रॉस कहाँ पे लगा सकते हैं, ओ कहाँ पे लगा सकते हैं, these are the definitions कि लीगल मूव्स के यहाँ से इस तरीके से इस तरफ जा सकते हैं। The goal is to find sequence of action that transforms the initial state into goal state. आपको जीतना है तो एट लास्ट किस तरीके से कहाँ पे आप पहुंचोगे, किस तरीके से आप अपनी गेम खेलोगे तो आप वहां तक पहुंच पाओगे। इसको गेम मैंने आपको जो ये टिकट तो बताया, दैट्स नॉट वेरी गुड एग्जांपल, बट आप समझ सकते हो। सबसे पहले इसके अंदर स्टेट होता है कि स्टेट क्या होता है? कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ द अवेलेबल पीसेस, जो आपके लिए पहले से अवेलेबल है उसका पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन होता है स्टेट। A complete description of the system particular at the point of time, उस टाइम पे सिस्टम किस तरीके का है उसे बोलते हैं स्टेट। इसके अंदर सारी की सारी नेसेसरी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है। देन इनिशियल स्टेट मतलब आपने कहाँ से शुरू किया। द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सिस्टम बिगिनिंग, वेरी बिगिनिंग जब स्टार्ट किया उसे कहते हैं इनिशियल स्टेट। एंड देन है एक्शंस। एक्शन होता है सेट ऑफ रूल्स डिस्क्राइब द ट्रांजिशन बिटवीन स्टेट्स। These legal moves you can make. Applying an action to a state yields to a new state, right? अगर आप एक लाइन है जिसमें आप यहाँ पे खड़े हो एंड आपके पास लीगल मूव है कि या तो आप पीछे जा सकते हो या आप आगे जा सकते हो, तो ये दोनों जो मूव है वो है आपके लिए एक्शंस, या तो नेगेटिव जाओ या तो आप पॉजिटिव जाओ, राइट? देन है गोल स्टेट। गोल स्टेट है कि अगर लाइन इतनी लंबी है तो यहां तक पहुंचने के लिए आपको कितनी बार मूव करना पड़ेगा, ये है अपना गोल स्टेट। गोल स्टेट आपको पहले से दे दिया होता है कि हमें इस चीज को इस तरीके से बनाना है। जैसे कि वाटर जग प्रॉब्लम का एग्जांपल लेते हैं, मैं आपको समझाता हूं कि किस तरीके से क्या क्या इसमें आया है। वाटर जग प्रॉब्लम इज अ पजल दैट रिक्वायर्स मेजरिंग a precise amount of water using unmarked jugs। चलो मैं इसमें इंग्लिश में इतना नहीं पढ़ता, मैं आपको बता देता हूँ कि आपके पास 3 गैलन का जग है एंड एक है 4 गैलन का, बट आपको पता नहीं है कि कौन सा जग कितने गैलन का है। ओके, कौन सा जग कितने गैलन का है ये आपको नहीं पता, बट आपको बस इतना बोला गया है कि इसमें से आपको जो 4 गैलन का जग है उसके अंदर क्या डालना है? 2 गैलन्स ऑफ वाटर, इररिस्पेक्टिव ऑफ 3 में कितना है, 3 में है नहीं है कोई बात नहीं, हमें 4th मतलब 4 गैलन का जो जग है उसके अंदर 2 गैलन्स ऑफ वाटर चाहिए। दिस इज वाटर जग प्रॉब्लम। एंड इंग्लिश में मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। अनमार्क्ड डिफरेंट कैपेसिटीज जो मैंने आपको बता दिया, इट इज यूज्ड इन एआई टू डेमोन्स्ट्रेट हाउ प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड बाय सिस्टमैटिकली एक्सप्लोरिंग ऑल पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशन स्टेट्स थ्रू अ डिफाइंड सेट ऑफ एक्शंस। जैसे कि x इज द अमाउंट ऑफ वाटर इन J4। इनिशियली J4 में कितना हो सकता है पानी, तो वो 0 से लेके 4 के बीच में होगा। J4 मतलब 4 गैलन का जग है, या तो वो पूरा भरा हुआ होगा या तो एकदम ही खाली होगा इनिशियल स्टेट में। देन अगर J3 है 3 गैलन का जग है तो उसमें या तो पूरा भरा हुआ होगा या तो खाली होगा। इस चीज को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, वो है ये लाइन। स्टार्ट में दोनों 0 0 होंगे और एंड पे हमको ये चाहिए कि एक जो जग है वो पूरा का पूरा भरा होगा,
2 गैलन ऑफ वाटर के साथ भरा हो। अब हम 4 गैलन ऑफ जग है उसे x बोलते हैं, 3 वाले को y बोल दें, तो वी वांट कि 2 गैलन ऑफ जग हो x में एंड y में 0 हो। अब ये क्या है, दिस इज रूल बुक की कितने वैलिड रूल्स हैं, जैसे कि हमने उसमें देखा था, कहाँ पे देखा था, यहाँ पे देखा था कि अपने पास एक्शंस और ऑपरेशंस पहले से ही दिए होंगे कि आपकी गिवन प्रॉब्लम पे आप कितने एंड क्या क्या एक्शंस कर सकते हो। तो फिल J4 फ्रॉम सोर्स, मतलब J4 को फिल करो, कंडीशन ये लगेगी एंड जो x है वो पूरा का पूरा भर जाएगा। फिल J3 फ्रॉम सोर्स एंड x की वैल्यू क्या है ये पता नहीं है, बट y जो हमारा जग 3 है उसे हमने पूरा फिल कर दिया, इसीलिए y की वैल्यू 3 हो गई। एम्प्टी जग 4 इनटू ग्राउंड, मतलब खाली भी करना पड़ेगा ना, मतलब अगर आप खाली करना पड़ेगा। जग 4 x है जिसे हम 0 दे दिए क्योंकि हमने उसको खाली कर दिया, एंड y में क्या है जो हमें पता नहीं है। एम्प्टी जग 3 इनटू द ग्राउंड, 4 गैलन्स ऑफ जो जग है उसमें क्या है पता नहीं है, बट अपने J3 जग 3 है, 3 गैलन्स ऑफ जग उसे खाली कर दिया। इसी तरीके से ये सब भी है, एंड आपको उसी का यूज करके इस तरीके से ये बनाना है। ये अपना सॉल्यूशन प्रोसेस है कि किस तरीके से हमने उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। देन ये है रूल्स कि ये सारे रूल्स के नंबर हैं, हमने अपने आप से नंबर देने हैं, एंड देन यहाँ पे लिखा जाएगा कि हमने कौन सा रूल अप्लाई किया कि क्या हुआ। पहले 0 0 था, फिर हमने बोला कि फिल J4 टू मैक्सिमम कैपेसिटी, तो J4 जो x कोऑर्डिनेट है वो 4 हो गया एंड y कोऑर्डिनेट 0 ही रहा इनिशियल स्टेट के अकॉर्डिंग, उसमें हमने जग 4 को फुल कर दिया। देन J4 का जितना भी पानी है उसे J3 में डाल दो, J3 इज फुल टेक्स 3 गैलन। J4 का पानी सारा का सारा J3 में डाल दो जब तक J3 पूरा ना भर जाए। तो जो J4 है उसमें 1 बचेगा एंड जो अपना J3 है उसके अंदर 3 बचेगा, दैट्स 1,3 जो यहाँ पे लिखा है। कौन सी प्रॉपर्टीज यूज हुई है, कौन सा रूल यूज हुआ है वो हम यहाँ पे दिए है। देन pour all water of jug 4 into J3, J3 को खाली करने के बाद J3 खाली किया तो Y ऑप्शन 0 हो गया। देन अपने बोला कि जो 4 में जितना पानी बचा है 1 गैलन ऑफ वाटर वो J3 में ट्रांसफर कर दो। J3 में ट्रांसफर कर दिया तो जो 1 गैलन था वो आ गया J3 में एंड 4 अपना वापस 0 हो गया। फिल J4 टू इट्स मैक्सिमम कैपेसिटी, J4 को अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी पे वापस भरो, मतलब वो कितना हो जाएगा 4,1 हो जाएगा वापस। अब बोला है pour J4 into J3 until J3 is full। क्या किया, J3 में पहले से 1 गैलन ऑफ था, अब J4 पूरा भर दिया। J4 में से 2 गैलन्स निकाल के इसमें डाल देंगे तो कितना बचेगा, J4 में अपना 2 गैलन्स ऑफ वाटर बच जाएगा, एंड दैट्स द गोल। J4 को हमने 2 गैलन्स ऑफ वाटर से भर दिया। अब इसमें गैलन्स क्यों लिखा है, लीटर क्यों नहीं लिखा है, एंड दैट्स आर एन नंबर ऑफ थिंग्स जो आप मुझे बोल सकते हो। अगर आप कंफर्टेबल हो लीटर्स में तो आप लीटर्स लिखो, अगर आप कंफर्टेबल हो गैलन्स में तो गैलन्स भी आपके लिए बेस्ट रहेगा। एंड दिस इज 7 मार्क्स क्वेश्चन, तो आपको ये सब कुछ लिखना ही है। मैंने आपको जितना समझाया वो सब कुछ आपको लिखना ही है कि स्टेट कैसे होगी, ऑडिट पेयर में होगी, इनिशियल स्टेट क्या होगा, गोल स्टेट क्या होगा, देन आपके पास कंडीशंस क्या क्या अवेलेबल है, मतलब आप कौन से वैलिड ऑपरेशंस अप्लाई कर सकते हो। तो अगर 7 मार्क्स का क्वेश्चन आया तो ये 2 मार्क्स का है, थ्योरी 2 मार्क्स की है, स्टेट स्पेस प्रॉब्लम क्या है ये 1 मार्क का है, एंड फाइनल आंसर 1 ही मार्क्स का होता है जो कि ये है, क्योंकि इसमें ज़्यादा इतना नहीं है।
अगर मेरी बातें आपको समझ में आ रही है तो अच्छी बात है, नहीं आ रही है तो ज़्यादा अच्छी बात है, कोई बात नहीं। स्टेट स्पेस सर्च प्रॉब्लम मैंने खत्म कर दिया है यहाँ पे। अब है मिनिमैक्स सर्च प्रोसीजर। मिनिमैक्स सर्च प्रोसीजर क्या है? Minimax search procedure is a decision rule used in artificial intelligence game theory for two-player zero-sum games. Okay, जैसे टिक टेक टो. Its goal to find the optimal move for the player whose turn it is. अगर आप हो तो आपके लिए मैक्सिमाइज करना, एंड अगर आपका ओपोनेंट है तो उसके लिए मैक्सिमाइज करना, राइट? अब इसमें दोनों के लिए मैक्सिमम करना है आउटपुट, तो देयर इज अ चांस, मतलब आप भी समझ सकते हो कि अगर मुझे अपने लिए सबसे अच्छा रूट चूज करना है तो सामने वाले का मैं खराब रूट चूज कर रहा हूँ। तो एक प्लेयर है इसमें मैक्स, एक प्लेयर है इसमें मिन। मैक्सिमम प्लेयर मैक्सिमम को ही चूज करेगा एंड मिनिमम प्लेयर मिनिमम को ही चूज करेगा, जिससे सामने वाला हार सके। मैक्सिमम प्लेयर करंट प्लेयर दिस एम्स टू मैक्सिमाइज स्कोर एंड मिनिमम प्लेयर बता दिया। देखो मैक्सिमम क्या करेगा, मैक्सिमम सब इट्स अ वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग इट। मैक्सिमम करेगा कि मुझे कहाँ सबसे ज्यादा मिल रहा है। तो बी से जाऊंगा तो मैक्सिमम वैल्यू अपनी है 8 और सी से जाऊंगा तो मैक्सिमम वैल्यू है अपनी 9। तो मैक्सिमम विल चूज कि मैं सी जाऊं, ए टू सी। अब सी पे आने के बाद मेरी चांस खत्म हो गया, मेरे ओपोनेंट का चांस है। अब ओपोनेंट ट्राई करेगा कि मेरा खराब हो, राइट? ओपोनेंट ट्राई करेगा कि मेरा खराब हो, तो इस तरफ उसको मिल रहा है -5 एंड +9। तो ही विल चूज कि इस तरफ जाने से फायदा है उसका कि इस तरफ जाने से फायदा है। उसको पता है कि अगली बार जो कुछ भी आएगा वो मैक्स ही चूज करने वाला है, तो वो मिनिमम जो पॉसिबल होगा वो चूज करेगा, विच विल बी दिस साइड। अब मैं मैक्सिमम प्लेयर वापस से आ गया हूं, अब मेरी बारी है, तो मैं 2 चूज करूंगा एंड मेरी यूटिलिटीज बन जाएगी 2। अगर मिनिमम प्लेयर नहीं काम करता या मिनिमम प्लेयर नहीं होता तो आई वुड हैव बीन +9, बट वो पॉसिबल नहीं है, राइट? E टू C, C टू F एंड F से अपनी यूटिलिटी हो जाएगी 2। दिस इज व्हाट इट इज। आई होप मिनिमैक्स प्रोसीजर मैं आपको ढंग से समझा पाया हूँ। अल्फा बीटा बर्निंग भी मैं इसमें समझाने वाला था, बट हमारे पास उतना समय नहीं है, ना मेरे पास सिस्टम ऐसा है जो सपोर्ट कर सके कि मैं आपको और ज़्यादा अच्छे से, मतलब और ज़्यादा डिटेल में पढ़ा सकूँ। तो मिनिमैक्स प्रोसीजर मैं यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। अल्फा बीटा बर्निंग मैं करवाना चाहता हूँ, आई रियली वांट टू, बट आई डोंट हैव दैट मच ऑफ टाइम। अल्फा बीटा कट ऑफ उतना ज़्यादा कुछ है भी नहीं एंड उतना ज़्यादा पूछा भी नहीं जाता है, तो अल्फा बीटा बर्निंग आप नहीं करोगे तो चलेगा, बट दैट्स एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, 7 मार्क्स में पूछा जाता है तो करना तो पड़ेगा। तो आई रिक्वेस्ट कि मुझे माफ़ करें एंड आप ये टॉपिक कहीं और से कर लें। हिल क्लाइंब में आपको यहाँ पढ़ने से अच्छा है कि मैं यहाँ पे आपको डायरेक्ट समझा दूँ। देखो बहुत प्यार से समझाऊंगा, एक ही बार समझाऊंगा, ध्यान से समझ लेना। देयर इज अ हिल, राइट? ये अपने आपको एक हिल दे दिया गया है। अब इसमें है हिल क्लाइंब सर्च। हिल क्लाइंब सर्च ये काम करता है, एक सर्च प्रोसीजर है, ये में बहुत ज़्यादा डेटा होता है, हर जगह पे डेटा होता है, तो ये ट्राइज कि आपको जल्दी से जल्दी किस तरीके से कोई भी चीज़ पहुंचाई जा सके। एंड ये एक सर्चिंग टेक्निक है जिससे आपको एक ओवरव्यू दिया जाता है कि किस तरीके से ये सर्च पॉसिबल कर पाता है। इनिशियल स्टेट यहाँ पे मैं मानूं कि 1,1 है, राइट? तो वो अपने आसपास के नेबर्स में जाएगा एंड देखेगा, क्या देखेगा कि कहाँ पे उसका पैर ऊपर जा रहा है, कहाँ पे वो उसकी मैक्सिमम वैल्यू बन रही है। ये पहले पीछे जाएगा, अगर पीछे जाएगा एंड देखेगा कि उसकी वैल्यू 0,0 हो रही है या 0,1 हो रही है, तो ये उस साइड जाना प्रेफर नहीं करेगा, मतलब कंपेयर करेगा। अगला स्टेट है ये,
यहाँ पे लेट्स से कि 1 नहीं, 2 समथिंग आया, राइट, 2 1.5 ले लो। तो इनिशियल स्टेट पे हमने कोई ऑपरेशन किया एंड उस ऑपरेशन से हम एक स्टेट पे पहुंचे, राइट, एंड फिर उसी स्टेट पे उल्टा ऑपरेशन किया एंड हम कहीं और पहुंचे। देन इट विल कंपेयर दिस टू वैल्यू कि इन दोनों वैल्यू में से बेटर कौन सी है, बेटर स्टेट कौन सा है, राइट, जो पुराना स्टेट था उससे। अब इनिशियल स्टेट से कौन सा स्टेट अच्छा है, इट विल ट्राई टू चेक, एंड जो अच्छा स्टेट होगा उसे वो पकड़ लेगा, एंड दिस विल गो ऑन टिल द पीकेस्ट पॉइंट, मतलब हाईएस्ट पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे अगर इस तरफ जाएगा तो वैल्यू डाउन हो रही है एंड यहाँ पे जाएगा तो वैल्यू डाउन हो रही है। तो दिस इज द टाइम जहाँ पे हिल क्लाइंब सर्च अपना ऑपरेशन खत्म कर देगा एंड वो बाहर निकल जाएगा। इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, इंग्लिश में क्या पढ़ेंगे, चलो। Hill climb is a search algorithm often used in AI optimization problem. It's an iterative improvement algorithm that starts with arbitrary solution to a problem and attempts to find better solution, incrementally changing its single element of the solution. Simply एक एक छोटा सा माइनर चेंज लाने के बाद वो कहाँ जा रहा है, कितना अच्छा उसके साथ हो, मतलब वो वैल्यू कितनी सही है कितनी अच्छी है, ये प्रोसेस करेगा एंड उसके बाद कंपेयर करेगा एंड जो बेटर स्टेट होगा उसे चूज करेगा, एंड जहां पे वो उसने चूज किया कि ये बेटर स्टेट है एंड वो वहां पे जाके उसे अपना वापस करंट स्टेट बना देगा एंड उस करंट स्टेट से वापस इस प्रोसेस को रिपीट करेगा कि कौन सा स्टेट बेटर है, बेटर है, बेटर है, एंड जब तक वो एंड तक नहीं पहुंचता तब तक वो वहां पे रहेगा, तब तक ये अपना काम करता रहेगा एंड देन एट लास्ट खत्म, क्योंकि पीकेस्ट पॉइंट हमको मिल गया है। स्टेट करंट स्टेट कैंडिडेट सॉल्यूशन, मतलब कहाँ से कहाँ तक जाएगा, इस तरीके से कहाँ है वो। Valuation function assigns a score to each state, measuring how close it is to the goal, right? Algorithm tries to maximize the score. A function that aggregates neighboring state by making small changes into current state. ओके, मैंने आपको पूरा का पूरा हिल क्लाइंब समझा दिया। हिल क्लाइंब का एल्गोरिदम कुछ ऐसा है। एल्गोरिदम मैंने आपको समझा दिया है। ऐसे ही इनिशियल स्टेट है, जनरेट वन नेबर स्टेट। चलो इसमें एक ही नेबर स्टेट है, मैं शायद एडवांस हिल क्लाइंब समझाने लगा था, बट इसमें ओनली वन नेबर स्टेट बाय अप्लाइंग एन ऑपरेटर। कंपेयर नेबर स्कोर टू करंट स्टेट स्कोर। अगर बड़ा है तो वहां पे मूव हो जाओ, अगर कम है तो उसे रिजेक्ट कर दो। इफ मूव इज रिजेक्टेड or no better move is found, explore all the immediate neighbors. The algorithm terminates it because it assumes the current state is local optimum, the peak, right? This is the algorithm. मैंने आपको ये सब कुछ समझा दिया। अब limitations, हर एक ग्राफ इस तरीके का हो ये जरूरी नहीं है, राइट? हर एक ग्राफ इसी तरीके का हो ये जरूरी नहीं है। देयर आर चांसेस कि ग्राफ अलग तरीके का हो। लेट्स से अपना जो ग्राफ है वो इस तरीके का है। सॉरी फॉर माय पुअर डायग्राम रिप्रेजेंटेशन, बट अगर इस तरीके का ग्राफ है तो अपना जो एल्गोरिदम है वो यहाँ पे आके अटक जाएगा, जबकि पीक वैल्यू ये है, राइट? गोल से सबसे पास पॉइंट यही उसे दिखेगा, ये नहीं दिखेगा, क्योंकि यहाँ से वो उसके पॉइंट्स कम हो रहे हैं। तो दिस इज अ लोकल मैक्सिमा प्रॉब्लम। सबसे पहली लिमिटेशन है अपनी लोकल मैक्सिमा। देन दूसरा है प्लेटू। प्लेटू इज लाइक कि जब बहुत देर तक वो कंपेयर करता रहेगा एंड उसे सिमिलर आंसर मिलता रहेगा तो इट विल अज्यूम इटसेल्फ कि नहीं, अब खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि हमको और कोई बेटर वैल्यू नहीं मिल रही है। तो पीक वैल्यू तक पहुंचने से पहले
the program will end itself. Then अपना है रिज में आपको किस तरीके से समझाऊं. लेट्स से कि ये 3 डायमेंशनल ग्राफ है एंड जो अपना हिल क्लाइंब एल्गोरिदम है वो एक ही डायरेक्शन में काम करता है. तो हिल क्लाइंब एल्गोरिदम में यहाँ पे पहुंचने के बाद ये बोल देगा कि ये अपना पीक पॉइंट है एंड अपना सर्च एल्गोरिदम खत्म हुआ. बट अगर ये 3 डायमेंशनल ग्राफ को देखे तो इस ए पॉइंट से ये बी पॉइंट और भी ऊपर है, बट उसका कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अपने एल्गोरिदम में 3 डायमेंशन को किस तरीके से प्रोसेस करना है इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है. चलो जेनेटिक एल्गोरिदम. लेट्स टॉक अबाउट जेनेटिक एल्गोरिदम. जेनेटिक एल्गोरिदम है एक बहुत पावरफुल ऑप्टिमाइजेशन एंड सर्च टेक्निक इंस्पायर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ न्यूरल सिलेक्शन एंड इवोल्यूशन इन बायोलॉजी. चलो इसको मैं जल्दी निपटा सकता हूँ बट वो करना जायज़ नहीं रहेगा, तो मैं आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये है क्या. जेनेटिक एल्गोरिदम अपना जो जेनेटिक्स है उससे डेराइव्ड किया हुआ एक एल्गोरिदम है जिसमें इनिशियली एक पॉपुलेशन होती है. उस पॉपुलेशन की फिटनेस चेक की जाती है कोई एक फंक्शन के बेस पे. इसकी फिटनेस चेक की जाएगी. फिटनेस चेक करने के बाद उस फिटनेस के जो बेस है मतलब n नंबर ऑफ हाइट्स आर पॉसिबल, बट मुझे चाहिए कि 5.6 फुट का इंसान हो, उसी से ज़्यादा की हाइट वाले से जितना इंसान है वो मुझे चाहिए. तो दिस इज अ फिटनेस फंक्शन कि मैंने एक लिमिट लगा दी कि 5.5 से ज़्यादा जिसकी हाइट है वही है. फिर सिलेक्शन, इसमें से रैंडमली सिलेक्ट करते हैं मैक्सिममली, बट रूलेट व्हील इस नाम का एक वो है सिलेक्शन प्रोसीजर जो जीटीयू में पूछा गया है, पर 2 बार ही पूछा गया है तो उसमें जाने का कोई मतलब नहीं है. अब इसमें से हम सिलेक्ट करेंगे एंड सिलेक्ट करने के बाद कुछ जेनेटिक्स हमको मिलेंगे. अब उन कुछ जेनेटिक्स में से दो जेनेटिक को हम उठाएंगे एंड 2 को क्रॉस ओवर करवाएंगे एंड देन उसका म्यूटेशन करवाएंगे. म्यूटेशन करवाने के बाद हमको एक बच्चा मिलेगा, उसे बोलेंगे अपना जेनेटिक एल्गोरिदम से पास करने के बाद सब कुछ जो हमको मिल गया वो स्टॉपिंग क्राइटेरिया इज ट्रू, सो बस डन. ये है अपना जेनेटिक एल्गोरिदम, इसमें और कुछ भी नहीं है. क्रॉसओवर की मेथड्स एंड ये म्यूटेशन की कुछ मेथड्स हैं जो करनी ज़रूरी है. अगर हो पाएगा तो मैं एंड में उसको ऐड कर दूंगा. बाकी मोस्टली आपको थ्योरी ही पूछी जाती है कि जेनेटिक ऑपरेटर्स है क्या. एल्गोरिदम हो गया. अब इसके अंदर 5 स्टेज का जो एल्गोरिदम है, फेजेस ऑफ एल्गोरिदम, उसे डिस्क्राइब कर लेते हैं जो मैंने आपको पहले समझा दिया. पॉपुलेशन क्रिएशन मतलब एक प्रोसेस चालू की जाती है क्रिएटिंग रैंडम इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ क्रोमोसोम सॉल्यूशंस. ईच क्रोमोसोम इज टिपिकली रिप्रेजेंटेड बाय बाइनरी स्ट्रिंग्स, लिस्ट ऑफ नंबर्स और अ सेट ऑफ रूल्स. ठीक है, छोड़ो. फिर है फिटनेस इवैल्यूएशन, जो मैंने आपको एग्जांपल देके समझा दिया कि फिटनेस किस तरीके से चेक की जाती है. अ फिटनेस फंक्शन इज यूज्ड टू इवैल्यूएट every chromosome in current population. This function translates the quality of solution into single numerical score. I hope मैं जो समझाया था उससे ये इंग्लिश मैच कर रही है. Then सिलेक्शन में फिटनेस के बाद हम जो कुछ भी करते हैं एंड उससे कुछ लोगों को या कुछ क्रोमोसोम या कुछ सॉल्यूशन को सिलेक्ट करते हैं कि दिस आर द बेस्ट. The algorithm selects chromosome from the current population act as parent for next generation. The selection process based towards individuals with higher fitness score
राइट, मतलब अगर 5.5 से मैंने शुरू किया है 5.6 तक, तो 5.6 की जितने हाइट वाले हैं उन सबको ये मतलब जो ऊपर सबसे लिस्ट में ऊपर है उन सबको ये सिलेक्ट कर लेगा. Passing their genes to next generation. Common selection methods include टूर्नामेंट सिलेक्शन एंड रोलेट व्हील सिलेक्शन, वो हम अभी नहीं कर रहे. देन क्रॉसओवर. दिस स्टेप इज प्राइमरी मेथड ऑफ जनरेटिंग न्यू सॉल्यूशन. राइट, नए सॉल्यूशन जनरेट, मतलब हमने सिलेक्ट तो कर लिया, अब उसमें क्या ऐसा करें कि नए सॉल्यूशंस हमको मिल पाए. तो दो इंडिविजुअली डिफरेंट क्रोमोसोम्स को हम सेलेक्ट करेंगे, दो इंडिविजुअली अलग सॉल्यूशंस को हम ऐड करेंगे. Two selected parent chromosomes exchange parts of their genetic information to create two offspring. It's generally in binary data. इस तरीके से आपको दिया जाएगा and it will add itself या XOR होगा यहाँ पे, and then they will create two children. A common technique is single point crossover, where single point is chosen and genetic material after that point is swapped between the parents. चलो इसको मैं आपको एग्जांपल लेके समझा देता हूँ. ये दो हमने पेरेंट्स सिलेक्ट किए, ये दो पेरेंट्स हमने सिलेक्ट किए. नाउ इन पेरेंट्स को सिलेक्ट करने के बाद हमने एक पॉइंट ले लिया, सिंगल पॉइंट क्रॉस ओवर, कि इस पॉइंट पे आने के बाद की जो चीजें हैं उसको हम इससे रिप्लेस कर देंगे, एंड इसमें भी सेम इस पॉइंट के बाद जो आने वाली चीजें हैं उसको हम इससे रिप्लेस कर देंगे. तो सॉल्यूशन कुछ इस तरीके का हो जाएगा. ये एग्जांपल आप लिख के आ सकते हो. सॉरी फॉर दिस पुअर रिप्रेजेंटेशन, बट मेरे पास खाली पेज नहीं है. ठीक है, तो मैंने क्रॉसओवर आपको समझा दिया, एंड ये दो नए चिल्ड्रन बने. अब इनको म्यूटेट किया जाएगा. अब म्यूटेट कैसे होगा? आफ्टर क्रॉसओवर म्यूटेशन इज अप्लाइड टू ऑफस्प्रिंग with small possibility. Mutation involves randomly altering one or more genes in chromosome. Example, flipping a bit in binary string. This process ensures genetic diversity, helps prevent algorithm from getting stuck in local optimum by introducing new material into the search space. सिंगल पॉइंट बिट फ्लिपिंग का मतलब ये है कि अगर एक चिल्ड्रन ऐसा है कि यहाँ पे 1 है, तो उसे हम चेंज करके 0 कर देंगे, एंड देन दिस विल बी आवर ऑब्वियसली न्यू ऑफस्प्रिंग जो हमको मिला. आई होप जेनेटिक ऑपरेटर्स मैंने आपको करवा दिए. पॉसिबल हुआ तो क्रॉसओवर एंड म्यूटेशन के जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस हैं वो भी मैं आपको करवा दूंगा. म्यूटेशन के भी 3 टाइप्स हैं एंड क्रॉसओवर के भी 3 टाइप्स हैं. पॉसिबल हुआ तो मैं आपको करवा दूंगा. बाकी इतना इनफ है, इतना कम नहीं है. बेस थ्योरम आप 9th 10th से पढ़ते ही आ रहे हो. इट डजंट नीड टू बी एक्सप्लेन्ड, बट मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ. बेस थ्योरम क्या है? Statistical principle that describes how update probability of hypothesis given new evidence. It provides us formal consistent method for incorporating new information into existing beliefs. हमारे पास कोई डेटा सेट था कि पेंगुइन इज अ बर्ड, ओके, स्पैरो इज अ बर्ड, ये हमारे पास डेटा सेट अवेलेबल है. बट स्पैरो कैन फ्लाई, स्पैरो इज अ बर्ड.
अब इससे पहला जो हमारे दिमाग में ये आएगा कि अगर स्पैरो बर्ड है एंड वो फ्लाई कर सकती है तो पेंगुइन भी तो बर्ड है, वो भी फ्लाई कर पाएगी। बट बाद में हम रिसर्च करेंगे एंड पता चलेगा कि अपना जो पेंगुइन है वो फ्लाई नहीं कर सकता, उसके पास विंग्स ही नहीं है, राइट। तो दैट्स अ न्यू इन्फॉर्मेशन एंड उसके अकॉर्डिंग हम अपना जो करंट बिलीफ है उसे कैसे चेंज करते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन दिस फॉर्मूला की बी ए हमारे पास है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ए, ये मैं पढ़ लेता हूँ चलो। पी ए पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी, जो प्रोबेबिलिटी हो सकती है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ हाइपोथेसिस ऑफ बीइंग ट्रू आफ्टर कंसीडरिंग बी एविडेंस, एविडेंस बी आया उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ ए किस तरीके से चेंज होगी, या हाइपोथेसिस ऑफ ए बीइंग ट्रू, ये हम इसमें चेक करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ हाइपोथेसिस ऑफ ए बीइंग ट्रू आफ्टर कंसीडरिंग बी एविडेंस। A BA is likelihood probability, so probability of observing evidence B if hypothesis A was true। अगर A true है, कल बारिश हुई थी, ये ट्रू है, तो कल लाइटनिंग हुई, ये कितना ट्रू है, ये हमें जानना है। इसमें हम ट्राई कर रहे हैं कि बी एविडेंस, अगर कल लाइटनिंग हुई थी पे कल बारिश हो रही थी, इस पे कितना फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता, लाइटनिंग हुई थी तो बारिश हो रही होगी, ऑब्वियस सी बात है। देन पी ए पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी, द इनिशियल प्रोबेबिलिटी ऑफ हाइपोथेसिस ए बीइंग ट्रू बिफोर एनी एविडेंस, मतलब कल बारिश हो रही थी, हाँ हो रही थी। पी ए पी बी मार्जिनल लाइक्लीहुड, मतलब एविडेंस की प्रोबेबिलिटी कि एविडेंस अंडर सर्कमस्टांसेस कितना ट्रू हो सकता है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्जर्विंग द एविडेंस अंडर एनी सर्कमस्टांस, इट एक्ट्स एज नॉर्मलाइजिंग कांस्टेंट। एंड ये अपना फॉर्मूला है जिसे मैं लिख दूं, तो लिख देता हूँ। पी ऑफ ए बी इज इक्वल टू पी ऑफ बी ए इंटू पी ऑफ ए अपॉन पी ऑफ बी। इतना रट लेना एंड लिख के आ जाना, इतना इनफ है। मतलब ये बेजियन नेटवर्क्स, बेजियन नेटवर्क्स क्या है? बेजियन नेटवर्क्स, चलो मैं आपको एक बना के समझाता हूँ कि एक इवेंट हुआ, राइट, उसके बाद दो और इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? यहाँ पे एक प्रोबेबिलिटी का वो आता है टेबल, जिसके अंदर ए एंड बी की प्रोबेबिलिटी दी गई होती, बी एंड सी की प्रोबेबिलिटी दी गई होती है कि ए के बाद ये चीज़ें हो सकती है। अब बी के होने के चांसेस, बी की प्रोबेबिलिटी ड्यूरिंग ए, ये यहाँ पे दिया होता है, एंड यहाँ पे दिया होता है कि सी की प्रोबेबिलिटी बीइंग ए बीइंग ट्रू। फिर इसके बाद और जाता जाता है, ये प्रोबेबिलिटी का अपना बेस थ्योरम के ऊपर बेस्ड है कि ए हो चुका है तो सी के होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, ए एंड सी हो चुका है तो डी के होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है। एंड दिस इज द ग्राफ, दिस इज अ टेबल which includes all the possibilities of C being true, being A being true। ये थोड़ा सा टफ हो गया समझाने में, बट इस तरीके का एक ग्राफ बना के आप आ जाना, यहाँ पे डी ई एफ जी इस तरीके से लिख देना एंड इट्स ओके। इसका आपको 2 मार्क्स मिल जाएगा, आई गारंटी यू। अब थ्योरी में क्या लिखना है? बेजियन नेटवर्क ऑल्सो नोन एज, वो सब जानने की जरूरत नहीं है, is way to represent and reason about a set of uncertain variable and the conditional dependency between them। कि A के होने पे B के होने के कितने चांसेस हैं, दिस इज अ कंडीशनल डिपेंडेंसी, कि B हुआ है, A हुआ है तो उसके बाद B किस तरीके से, B के होने के कितने चांसेस हैं, कल बारिश गिरी थी तो लाइटनिंग होने के कितने चांसेस हैं, कल बारिश गिरी थी तो
नहीं, तो थोड़ा डार्क हो जाएगा, रहने देते हैं। स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर कैसा होता है? एक ए सेल क्लिक डायरेक्टेड ग्राफ होता है। ईच नोड रिप्रेजेंट रैंडम वेरिएबल, रेनिंग, स्प्रिंकलिंग, ग्रास इज वेट। फिर एज होती है एरोज, जो मैंने आपको दिखाया। अ डायरेक्टेड एज फ्रॉम नोड ए टू बी मींस ए इज पेरेंट ऑफ बी एंड डायरेक्टली इन्फ्लुएंस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। मतलब बारिश होगी तो ही लाइटनिंग होने के चांसेस है ना। It represents a direct conditional dependency, rain, grasses, wet. Okay. Probability is known as associated conditional probability table, जो मैंने आपको समझा दिया, CPT कहते हैं उसे, that quantifies the influence of its parents. If a node has no parent, a root node, it simply is prior probability PA, मतलब उसके होने के कितने चांसेस हैं। ये मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया, ये बना के आ जाना, इस तरीके से समझा के आ जाना, इट्स इनफ। देन कंटिन्यू टू कट एंड फिल प्रेडिकेट। कट एंड फिल प्रेडिकेट क्या कहता है? 4 मार्क्स या 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है इस पे, दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर यू। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान, मतलब सब में ध्यान ही देना है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट ही है, बट ये थ्योरी ही है, आपको सुनना ही है बस। एंड अगर अभी तक आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो, ये टॉपिक आपको समझ में आ रहा हो, रात के 2 बजे मेरी तरह ये वीडियो बना रहे हो या पढ़ रहे हो, तो आई रिक्वेस्ट कि थोड़ा सा सपोर्ट दिखाओ यार। कमेंट करो क्या समझ में नहीं आया, लाइक करो, शेयर करो, अपने दोस्तों को बताओ कि ये इंसान सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ा रहा है। कट एंड फिल प्रेडिकेट, चलो, कट इज अ जीरोथ आर्ग्यूमेंट predicate that always succeeds immediately when encountered. It is permanent side effect. It commits the interpreter to all the choices made since the parent goal was activated. Think of cut as fence that blocks backtracking from coming lift award, मतलब ऊपर आने से, past the cut. There is a conversation going on, right? एक कन्वर्सेशन चल रही है, यहाँ पे आपने कट मार दिया, फोन आपने काट दिया, यहाँ तक आपने जो कुछ भी बोल दिया, बट आप उसके बारे में और भी एक्सप्लेन करना चाहते थे कि आप क्या कहना चाह रहे हो। अब यहाँ पे आपने कट मार दिया कॉल, या सामने वाले ने कट मार दिया, तो जो इसके पहले की सारी चीजें थी उसको वैलिड मान लिया जाएगा एंड आगे की किसी चीज को ऊपर आने से रोक दिया जाएगा। इट्स लाइक अ आर्गुमेंट बिटवीन यू एंड योर गर्लफ्रेंड, जहाँ पे आप अपने आप को समझाने की कोशिश कर रहे हो एंड दे कट द कॉल, बस वहां पे बात खत्म हुई। आपने जितना रखा अपना उतना वो रख दिया, उन्होंने काट दिया उसको। इसमें से जितना भी इम्पोर्टेंट लेना था उन्होंने इम्पोर्टेंट टॉपिक्स उठा लिए, इम्पोर्टेंट नोट्स ले लिए कि आपने उसको इस तरीके से ट्रीट किया, एंड देन यू आर शट ऑफ कंप्लीटली। देन शी विल नॉट कॉल यू एंड आप उसके अंदर और कुछ ऐड नहीं कर सकते अपनी गलती को सुधारने के लिए। दिस इज कट। ठीक है, कट के 2 टाइप है, एक है ग्रीन कट, used to improve efficiency of a program without changing the set of solution it finds. It removes redundant choices without sacrificing correctness. चलो, कुछ कॉल अगर कट हो जाए तो सही रहता है, राइट? मतलब ग्रीन कट ऐसा कि आपने अपने साइड को समझा दिया, सॉल्यूशन मिल गया, दोनों एग्री कर दिया एंड देन कट हो गया, बस बात खत्म। अपना अपना सॉल्यूशन कोई चेंज नहीं हुआ, अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं आई। Then there is a red cut, used to enforce a procedural definition that cannot be expressed purely declaratively. It can prevent some correct solution from being found. चलो, मैं पढ़ रहा हूँ वैसे ही आपको समझ में आ रहा होगा कि ये कहाँ पे जा रहा है। जो मैंने पहले आपको एग्जांपल समझाया कि आप बात कर रहे थे एंड फोन काट दिया गया एंड आप उसमें अब आप कुछ ऐड नहीं कर सकते, दैट्स रेड कट। चलो, काटने वाले काट गए। अब fail predicate. Fail predicate is zeroth argument predicate that allows fail immediately upon execution of function. Forces backtracking. Its primary use is to force prolog interpreter to backtrack. When fail is encountered,
it forces the system to log for an alternative satisfying previous goal in the search. चलो, आप कुछ प्रोग्राम लिखे हो, उसमें आप कहीं पे फेल लिख दिए। फेल मतलब कि उसके ऊपर जो कुछ भी लिखा है अगर वो फेल हो जाए तो एक पर्टिकुलर कट तक पहुंच जाओ एंड वहां से वापस शुरू करो। कट एंड फेल प्रेडिकेट इस तरीके से काम करता है, पहले कट होता है देन फेल होता है। यहाँ से फेल होने के बाद वो बैकट्रैक करता है, फोर्स करता है अपने आप को कि वो बैकट्रैक करे कि वो वहां तक वापस चला जाए। नेगेशन एज अ फेलियर इम्प्लीमेंटेड, अच्छा, it is often used with cut to implement a form of negation as a failure, like or to express complex looping rejection logic. समझा दिया है, इसमें और कुछ नहीं है, ये एक बार पढ़ लेना। इंग्लिश में आपको लिखना पड़ेगा, गर्लफ्रेंड की कहानी नहीं लिख सकते। चलो, कट हर बार सक्सेस होता है, फेल हर बार फेल होता है। कट का इफेक्ट है कि वो कमिट कर देता है जो पहले कुछ भी पेरेंट गोल तक जाने के लिए जो कुछ भी किया गया हो वो सब कुछ कमिट कर देता है। उसके ऊपर का कुछ भी मतलब उसके ऊपर बैकट्रैक नहीं करने देता। अगर फेल कहीं पे लिखा है तो वो वहां से कट तक ही आएगा, अगर यहाँ से पहले का कुछ भी वो बैकट्रैक नहीं कर सकता। प्राइमरी यूज एफिशिएंट ग्रीन कट और प्रोसीजरल लॉजिक छोड़ो। Fail always feels forced to backtrack to previous choice point and forcing flow control and implementation negation. मैंने आपको समझा दिया सब कुछ, 4 मार्क्स आ गए। फेजेस ऑफ एनएलपी, फेजेस ऑफ एनएलपी बस 5 ही है। मैं जो बोल रहा था वो स्टेप्स ऑफ एनएलपी था, वो 11 स्टेप होते हैं टोटल, उसकी जरूरत नहीं है। फेजेस ऑफ एनएलपी में आपको सब कुछ आ जाएगा। अपना कंपाइलर जैसा ही है, लेक्सिकल, सिंथेटिक, सिमेंटिक, प्रैग्मेटिक एंड डिस्क्लोजर। अब इसमें प्रैग्मेटिक जो है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसको साइड में भी पूछा जाता है कि 3 मार्क्स में कि समझाओ एनएलपी का प्रैग्मेटिक एनालिसिस क्या बोलता है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। AI system follows to understand, interpret, generate human language. The phases move from raw, noisy input like text or speech to structured, meaningful representation. NLP का काम क्या है? नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस। नेचुरली हम जो कुछ भी बोल रहे हैं इस लैंग्वेज को प्रोसेस करके उसे एक सिस्टमेटिक डॉक्यूमेंट या सिस्टमेटिक स्ट्रिंग्स ऑफ टेक्स्ट में बनाना जिससे कोई भी इस बात को समझ सके, कोई भी नहीं, मशीन समझ सके। सबसे पहला है स्कैनिंग फेज। इसमें हर एक कैरेक्टर को टोकनाइज किया जाता है। ब्रेकिंग इनपुट टेक्स्ट इनटू स्मॉलर यूनिट कॉल्ड टोकन। टोकन कैन बी वर्ड, पंक्चुएशन मार्क वगैरह वगैरह वगैरह, ये आपको मैंने बता दिया है। फिर एग्जांपल आई एम रनिंग को तोड़ मरोड़ के आई एम रनिंग की एक लिस्ट फॉर्म कर दी। देन स्टेमिंग मतलब जो जो बहुत ज्यादा खींचे ताने हुए वर्ड्स हैं उनको शॉर्ट करना। जैसे रनिंग को रन कर दिया, ईटिंग को ईट कर दिया, मतलब काटना। ग्रामर को मतलब कोई लंबा वर्ड है उसे शॉर्ट वर्ड में बनाना। बेटर लिखा है तो उसको गुड कर दिया, इस तरीके से। नहीं, यहाँ पे है रनिंग को रन कर दिया। देन लेमनाइजेशन यूजेस वोकैबुलरी मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस एंड रिस्ट्रिक्ट्स रिटर्न्स डिक्शनरी फॉर लेमा ऑफ वर्ड। मतलब किसको किस तरीके से लिखा जा सकता है। बेटर को गुड लिखा जा सकता है, बेस्ट को भी गुड लिखा जा सकता है। तो वो अपने सबसे छोटे टर्म तक आने की कोशिश करता है। स्टॉप वर्ड रिमूवल, एलिमिनेटिंग कॉमा। ओके, कॉमा निकल जाते हैं। नॉन इन्फॉर्मेटिव वर्ड्स लाइक द, ई, आई, ओ, यू, इज,
was, वो सब हटा दिए जाते हैं। जो टेक्स्ट को मीनिंग नहीं देते उनको हटा दिया जाता है। ना आता है सिंटैक्टिक एनालिसिस। यहाँ पे ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस पे फोकस किया जाता है। इट डिटरमाइंस हाउ वर्ड्स आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड चेक्स फॉर ग्रामेटिकल करेक्टनेस बेस्ड ऑन द रूल्स ऑफ द लैंग्वेज। कंपाइलर डिजाइन का ही है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है, वही काम करता है। पार्सिंग बिल्ड्स अ हायरार्किकल स्ट्रक्चर ट्री कह सकते हैं दैट रिप्रेजेंट ग्रामेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन वर्ड्स आइडेंटिफाइंग सब्जेक्ट वर्ब। समझ गए, आप समझ गए, मुझे पता है आप समझ गए। देन है सिमेंटिक एनालिसिस। देन देयर इज सिमेंटिक एनालिसिस। सिमेंटिक एनालिसिस में ये काम करता है, एक्सट्रैक्ट करता है मीनिंग एंड सेंस ऑफ टेक्स्ट। मतलब हम क्या बोलना चाहते हैं, किस तरीके से बोले हैं हम, क्या मतलब गुस्से में बोले हैं, खुशी होके बोले हैं, मीनिंग ऑफ द सेंटेंस को ये ग्रैब करने की कोशिश करता है। सिंथेटिक एनालिसिस टू डिफाइन वर्ड मीनिंग ऑफ द सॉल्यूशन कॉम्बिनेशन इन द सीक्वेंस वर्ड्स determining the correct meaning of the word when it has multiple definition based on context। कोई वर्ड है उसकी मल्टीपल डेफिनेशन हो सकती है, पर हम जिस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हैं, हम जिस सेंस में बोल रहे हैं, उसमें उसका क्या मतलब है, ये डिफाइन करने की कोशिश करता है। नेम्ड एंटिटी रिकॉग्नाइजेशन, identifying and classifying names entities into predefined categories, person name, organization, location, date, etc. Discourse integration. This phase deals with the meaning of text extends beyond a single sentence. It looks at how meaning of one sentence influences meaning of subsequent sentence। मतलब हमने कोई आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट बात की है, मतलब बात चल रही है फुटबॉल की एंड हमने अचानक से धोनी को बीच में ले आए, तो दैट्स लाइक वो चेक करता है कि हम अचानक ये कहाँ से लाए, एंड एक सेंटेंस का मीनिंग बाकी के सेंटेंसेस को किस तरीके से चेंज करता है, उस पे फोकस करता है। Anaphora resolution, identifying what pronouns or noun phrases refer to surrounding text, जो मैंने आपको बता दिया। Example, John bought a car, he drove it home। Identifying he refers to John, it refers to car। समझ गए, बहुत इजी है। Cohesion and coherence, ensuring the overall text flow logically and that all sentences are connected to central topic। सारे के सारे जो sentences हैं वो एक central topic से ही लाई करते हैं। अगर कार की बात करने के बाद बार बार it आ रहा है तो that it is car। it डिफाइन मतलब it कहाँ रोल बैक कर रहा है, कार पे। पैराग्मेटिक एनालिसिस, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, यही आपको 3 मार्क्स में पूछा जाता है अलग अलग क्वेश्चन में। पैराग्मेटिक एनालिसिस, दिस इज डीपेस्ट लेवल ऑफ एनालिसिस वेयर द सिस्टम इंटरप्रेटर द टेक्स्ट बेस्ड ऑन रियल वर्ल्ड सॉल्यूशन कॉन्टेक्स्ट यूजर्स इंटेंट। हम किसी दोस्त को बोलते हैं कि मजाक में कि मैं तुझे मार दूंगा, एंड किसी विलन या किसी अपने दुश्मन को बोल रहे हैं कि मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं तुझे मार दूंगा। दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। सो हम किसी को किस सेंस में बोल रहे हैं दैट डिपेंड्स। तो प्रैग्मेटिक एनालिसिस, हम किस सेंस में रियल वर्ल्ड में क्या बोल रहे हैं, किसको बोल रहे हैं, किस तरीके से बोला जा रहा है, किसको रिफर किया जा रहा है, ये सब कुछ ध्यान रखता है एंड इसको समझने की कोशिश करता है यूजर्स इंटेंट। अब कॉन्टेक्सुअल interpretation, determining the true meaning of an utterance। true meaning क्या है, हमने किसको क्या बोला है उसका, which often differs from its literal meaning।
ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं अपने दोस्त को गुस्से में भी बोल रहा हूँ कि उसने ये मेरा काम नहीं किया है तो मैं तुझे मार दूंगा, ये काम नहीं किया तो सॉरी, तो दैट इज डिफरेंट देन मैं किसी अपने दुश्मन को बोलूँ कि मैं तुझे मार दूंगा, राइट? दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स बट मीनिंग सेम ही है। अलग अलग इंसान के लिए मीनिंग अलग अलग है, बट जो मैं बोल रहा हूँ वो वर्ड टू वर्ड सेम ही है। एग्जाम्पल, इंटरप्रेटिंग अ क्वेश्चन, कैन यू पास द सॉल्ट, not as a request about ability but command to perform action, right? Can you pass the salt, क्या तुम सॉल्ट पास कर सकते हो? वो कर सकता है कि नहीं कर सकता है ये हमने नहीं पूछा, हम डायरेक्टली पूछ रहे हैं क्या तुम पास कर सकते हो। दिस लाइक कि हम कमांड दे रहे हैं किसी को कि करो, पास करो, ऐसा। सेंटिमेंट एनालिसिस, डिटरमाइनिंग इमोशनल टोन, मैंने आपको समझा दिया ये। फुजी 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 लॉजिक, मैं बहुत खुश होता हूँ ये टॉपिक आता है तो मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टॉपिक है ये, फजी लॉजिक। फजी लॉजिक का मतलब अपना जो अभी तक का जो लॉजिक है वो क्रिस्प है, एकदम डिफाइंड है कि कोई बुरा है तो बुरा है, कोई अच्छा है तो अच्छा है, राइट? इट्स डिफाइंड। ऐसा नहीं कि वो कितना अच्छा है, डिग्री ऑफ ट्रूथ, कितना अच्छा है या कितना बुरा है। रियल लाइफ में सबसे बुरे से बुरी हरकत कोई कर सकता है तो वो कुछ है जो मैं यहाँ पे बोल नहीं सकता। एंड इन रियल वर्ल्ड ओनली कोई ऐसा इंसान है जो बहुत अच्छे से अच्छा काम कर सकता है, वो कुछ अलग है। किसी के लिए गरीबों को खाना खिलाना बहुत अच्छा काम हो गया, किसी के लिए मंदिर में दान देना बहुत अच्छा काम हो गया। इसी तरीके से डिग्री ऑफ ट्रूथ पे ये काम करता है कि कोई चीज कितनी अच्छी है, या कोई गाड़ी स्पीड में है तो कितनी स्पीड में है, राइट? चलो इसको इंग्लिश में भी समझ लेते हैं। फजी लॉजिक इज अ फॉर्म ऑफ लॉजिक यूज्ड इन आर्टिफिशियल, मतलब हम अगर एआई को अपने जैसा बनाना चाहते हैं तो हमको उसे फजी लॉजिक ही देना पड़ेगा, क्रिस्प लॉजिक नहीं दे सकते उसे, हाँ या ना, ये मतलब ब्लैक एंड व्हाइट नहीं उसको समझा सकते, हम उसको ग्रे लाइन भी समझानी पड़ेगी कि एक ग्रे लाइन भी होती है, यहाँ पे भी चल सकते हैं लोग, बुरे या काले ही नहीं होते। एंड ग्रे में भी कितना ग्रे है वो भी अलग एक चीज है। चलो an engineering that specifically designed to handle imprecise, uncertain and vague information, unlike traditional Boolean logic जिसमें 0 1 ही यूज होता है। Fuzzy logic allow degree of truth. It provides a way to model human-like decision making where the concepts are characterized by the words like very hot, slightly cold, or medium speed, rather than strict and absolute boundaries like it's hot, it's cold, right? By degree of truth, degree of truth, the fundamental concept of fuzzy logic depends on its degree of truth पे। बुलन लॉजिक में क्या होता है? मेंबरशिप इज शार्प, एकदम क्रिस्प वैल्यू है, वैल्यू इधर बिलोंग्स टू सेट ऑफ 1 और 0। In fuzzy logic, value of degree of membership depends on 0 to 1। इसके बीच का कोई भी आ सकता है, इसके बीच में कुछ भी हो सकता है। फजिफिकेशन, कुछ हमें दिया है उसका हम फजिफिकेशन करते हैं, उसे कुछ इंफॉर्मेशन है जिसको हम बताते हैं विद लॉजिक ऑफ फजी, उसे बोलते हैं फजिफिकेशन। पता नहीं इसको मैं क्यों समझा नहीं पा रहा हूँ, बट आई नो कि आपको फील हो गया है कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग क्रिस्प प्रिसाइज न्यूमेरिकल इनपुट्स इनटू फजी वैल्यूज, चलो ये ठीक है। इनपुट अ प्रिसाइज मेजरमेंट की 25 डिग्री सेल्सियस। मेंबरशिप फंक्शन, फंक्शंस दैट डिफाइन फजी सेट में ही काम करता है, एंड कैलकुलेट डिग्री to which the input belongs to each set. Example, 25 degrees Celsius, the fuzzifier might determine 0.8 in warm, 0.2 in hot. चलो फिर
ये एक फजिफिकेशन किया हुआ एक वो है जिसमें मैं बताना चाह रहा हूँ कि अगर हाइट 5 से 10 के बीच में है तो नॉट टॉल, 5-10 है तो नॉट टॉल, 6 है तो टॉल, 6.4 है तो भी टॉल। बट फजी मेंबरशिप फंक्शन का यूज करने के बाद अगर 5-10 है हाइट तो वो 0.4 होगा स्लाइटली टॉल, 6.0 होगा तो 0.8 होगा क्वाइट टॉल, एंड 6.4 होगा तो इट्स वेरी टॉल। आई होप इस एग्जांपल के बाद आपको फजीफिकेशन भी समझ में आ गया होगा। नॉलेज बेस मतलब रूल होता है कि इफ ये है तो ये होगा, इफ ये है तो ये होगा। चलो, नॉलेज बेस कंटेन्स फजी रूल्स डिफाइन systems behavior. These rule usually written in form of if then statements. If condition then action. If temperature is warm and humidity is low, fan speed is medium. If temperature is hot or humidity is high, fan speed is high. Simple. Then an interface engine. Interface engine क्या है? Interface engine is the brain that applies fuzzy rules to the fuzzy input values. It uses fuzzy set operations like min and max or to combine the degree of truth. The result in fuzzy output set, the resulting degree of membership for fan is medium. इसमें मुझे समझाने जैसा कुछ नहीं लग रहा, बट फिर भी आप और एक बार ये पढ़ सकते हो, आपको समझ में आ जाएगा। डीफजिफिकेशन पे 4 से 7 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, एंड आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, डीफजिफिकेशन डीपली मैं नहीं करवा पाऊंगा, इसके अंदर बहुत सारी मेथड्स हैं एंड दैट्स नॉट इन दिस वीडियो, इस वीडियो में नहीं हो पाएगा मुझसे। डीफजिफिकेशन एक स्टेप है जिसमें फजी इनपुट को क्रिस्प वैल्यू में कन्वर्ट किया जाता है कुछ ऑपरेशन लगा के। The final step is to convert fuzzy output back into crisp usable value output that can control a real world system. Fuzzy set कुछ दिया है, उसमें आउटपुट है fan is medium and degree is 0.7। डीफजिफिकेशन करके कैलकुलेट करता है सिंगल वैल्यू, जिसमें द मोस्ट कॉमन मेथड इज यूज्ड सेंट्रॉइड, सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेथड। आउटपुट अ प्रिसाइज एक्शन, फैन की स्पीड कितनी होगी, अगर फैन मीडियम पे है तो फैन की स्पीड कितनी होगी, ये हमें एक क्रिस्प एक्शन मिल गया। तो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रीजनिंग, सबसे पहले फॉरवर्ड रीजनिंग अलग अलग क्वेश्चन पेपर में जीटीयू ने वो करने के बाद क्या करने के बाद जीटीयू ने बोला है कि अब हम कॉपी पेस्ट क्वेश्चन नहीं कर सकते, तो अब जितने भी आपको क्वेश्चंस मिलेंगे दैट विल बी डिफरेंट, आंसर सेम होगा, क्वेश्चन डिफरेंट होंगे। फॉरवर्ड रीजनिंग पूछ सकते हैं, फॉरवर्ड चेनिंग पूछ सकते हैं, बैकवर्ड रीजनिंग पूछ सकते हैं, बैकवर्ड चेनिंग पूछ सकते हैं, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड में डिफरेंस पूछ सकते हैं, फॉरवर्ड चेनिंग एंड फॉरवर्ड बैकवर्ड रीजनिंग में डिफरेंस पूछ सकते हैं। आई होप मैं आपको इतना ढंग से बता दिया। अब है फॉरवर्ड रीजनिंग। फॉरवर्ड चेनिंग इज अ डेटा ड्रिवन अप्रोच। इट स्टार्ट विद अवेलेबल इनिशियल डेटा, जिसे फैक्ट बोलते हैं, एंड repeatedly applies to interface rule to derive all possible new conclusions. फॉरवर्ड चेनिंग का मतलब हम आगे बढ़ते जाते हैं, जितने हमारे पास नए नए इनपुट आते जाते हैं उसके अकॉर्डिंग हम अपना आउटपुट चेंज करते हैं। दिस इज फॉरवर्ड चेनिंग, applies interface rules to derive all the possible new conclusions। नए कंक्लूजन पे किस तरीके से पहुंचेंगे उस पे ये फोकस करता है। The process continues until goal is reached or no new facts can be generated। अब नॉलेज बेस दिया है R1, if A B then C, मतलब यहाँ पे A plus B is equal to C दिया है, C goes to D दिया है, B plus D goes to E दिया है,
एंड हमको गोल है कि ई फाइंड करना है। इनिशियल फैक्ट्स ए बी है, तो ए बी आर वन एक्शन करने के बाद हमको सी मिलता है। करंट फैक्ट कितने हुए, ए बी एंड सी। देन हम नया फैक्ट जो मिला है उसको ए बी के साथ लाते हैं एंड फिर देखते हैं कि क्या मिला। तो सी से क्या मिला, हमको डी मिला, राइट। ए बी सी डी हमारे करंट फैक्ट बन गए। देन अब हमारे पास बी है एंड डी भी है, तो बी और डी से हमें ई मिल सकता है, तो हमने उन दोनों को लिया और ई बना दिया एंड अपने करंट फैक्ट हो गए ए बी सी डी ई। ये थोड़ा मैसी हो गया बट आपको समझ में आ गया कि मैं किस तरीके से ये आपको समझा रहा हूँ। बैकवर्ड चेनिंग का मतलब ये है, इट्स अ गोल ड्रिवन अप्रोच। पीछे से मतलब नीचे से हम शुरू करेंगे ऊपर जाने के लिए। It starts with specific goal, works backward to see if the facts can support it. अब यहाँ पे यही चीजें हैं सेम। नहीं कर सकता, सिलेक्ट नहीं कर सकता, लीव इट। मैं लिख देता हूँ वापस, a plus b goes to c, c goes to d and b plus d goes to e। यही फैक्ट्स हमको दिए हुए हैं इसमें भी। इनिशियल फैक्ट है ए बी एंड हमारा गोल है ई। तो हम बैकवर्ड चलेंगे, ई से हमको क्या मिला, बी एंड डी। न्यू सब गोल्स आर बी एंड डी। फिर डी से हमको क्या मिला, सी। बी को ब्रेक डाउन किया, चेक इफ बी नोन फैक्ट। हाँ, बी हमें नोन फैक्ट है, बी हमको मिल चुका है। चेक सब्सिक्वेंट आर टू कंक्लूड्स डी। डी को हमने कंक्लूड किया, मतलब वही जो मैं यहाँ पे आपको समझा रहा था, डी से कंक्लूड किया कि हमें सी मिल सकता है, तो हमें न्यू सब गोल मिला सी। देन चेक्स कंसिक्वेंट आर वन कंक्लूड्स सी। सी को कंक्लूड करे तो हमें नया फैक्ट मिलेगा ए एंड बी एंड हमें मिल गया सक्सेस। मतलब सारे के सारे कवर्ड हो गए। फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड चेनिंग में डायरेक्शन क्या है, डेटा टू गोल एंड बैकवर्ड में गोल टू डेटा। स्ट्रेटेजी क्या है, ये डेटा ड्रिवन है। डेटा जैसे मिलता जाएगा ये अपना जो है उसको चेंज करता रहेगा। ये है गोल ड्रिवन। गोल ड्रिवन हमें ई तक पहुंचना है, तो किस तरीके से पहुंच सकते हैं वो सारी पॉसिबिलिटीज को ये चेक करेगा। इंटरफेरेंस इन्फेरेंस प्रूव्स ऑल पॉसिबल आउटकम, ओनली प्रूव्स नेसेसरी सब गोल। सब गोल जो हमको मिलेंगे उसी को ही प्रूव करेगा, बाकी को प्रूव नहीं करेगा, बाकी की तरफ नहीं जाएगा। कंप्लीटनेस कैन जनरेट इररिलेवेंट कंक्लूजन। हाँ, इट हाईली फोकस्ड एंड डायरेक्टेड, मतलब हमको जो चाहिए वही पे ये फोकस करेगा। प्रोलॉग ऑफन इम्प्लीमेंटेड बाय जनरेटिंग एंड असिस्टिंग द फैक्ट्स, इट इज डिफॉल्ट इंटरफेरेंस स्ट्रेटेजी। प्रोलॉग के अंदर यूज केस क्या है, मॉनिटरिंग, प्लानिंग, प्रेडिक्शन। ये है डायग्नोसिस, क्वेरीज आंसरिंग, प्रूविंग थ्योरम्स। सॉरी, ये टॉपिक लास्ट नहीं होना चाहिए, ये टॉपिक पहला होना चाहिए था, बट दिस इज व्हाट इट इज। डेफिनेशन ऑफ एआई। एआई क्या है, साइंस एंड इंजीनियरिंग ऑफ मेकिंग इंटेलिजेंट मशीन, स्पेसिफिकली कंप्यूटर प्रोग्राम फोकस्ड इन रैशनल एजेंट अप्रोच, which defines it as a study and design of system that can perceive their environment, reason based on learned and stored knowledge, and take actions maximizing their chance of successfully achieving their goals. Thereby mimicking exceeding human cognitive functions such as learning, problem solving, and decision making. टास्क डोमेन मतलब एआई को कैसे हम सिखा सकते हैं। मुंडेन टास्क, कौन कौन से टास्क हम उससे सिखा सकते हैं, उसमें पहला है मुंडेन टास्क, परसेप्शन एंड कॉमन सेंस। दीज टास्क आर ह्यूमन परफॉर्म इजीली
consciously but are surprisingly difficult for machine to replicate due to need of continuous perception and common sense knowledge. सबसे पहले perception है speech recognition, converting spoken language into text, computer vision, interpreting and understanding visual information from the world, tactical recognition, processing the information achieved through touch. बच्चा कैसे सीखता है? कोई बच्चा है जिसे हम कुछ सिखाना चाहते हैं तो वो कैसे सीखता है? देख के, he will mimic you, then सुन के he will try to mimicking you, मतलब वो आपकी आवाज को दोहराने की कोशिश करेगा. आपको देख के सीखता है, सुन के सीखता है, राइट? बट ये चीजें बहुत डिफिकल्ट हो जाती है एआई को समझाने में. मुंडेन टास्क, इतने बेसिक टास्क हैं जो ह्यूमन टच से देख के बोल के ह्यूमन सीख सकता है, बट एआई को सिखाना समझाना बहुत टफ पड़ता है. एंड इसी का पार्ट है एनएलपी जो मैंने आपको समझा दिया है, तो मैं यहाँ पे लिखना मतलब वापस समझाना नहीं प्रेफर करूँगा. कॉमन सेंस रिकॉग्नाइजेशन, using a vast implicit knowledge base about the world to making logical inferences, knowing that if you drop a ball it will fall. Formal task, structured problem. कुछ प्रॉब्लम्स है जो वेल स्ट्रक्चर्ड है, वेल डिफाइंड है, उसको ये करने में, ये टास्क को परफॉर्म करने में एआई इज वेरी इजी, वेरी फ्री. चलो these domains deal with structured, well-defined problems where rules are explicit and search space is constrained. सर्च स्पेस बना हुआ है, रूल्स दिए हुए हैं, तो ये काम वो कर सकते हैं. These tasks often associate with symbolic reasoning, जैसे गेम प्लेइंग, डिसीजन design agent that can play deterministic perfect information games जैसे checkers and chess, और games involving uncertainty जैसे poker. Methods like are used. चलो, okay. Logic and mathematics, theorem proving इसका काम है एक, and deduction, कुछ दिया हुआ है हमने इंफॉर्मेशन, उससे वो लॉजिक डिडक्ट करे, ये इसका काम है, वो टास्क है. अब एक्सपर्ट टास्क, these tasks typically require specialized knowledge, expertise and long period of training human to master. AI system in this domain often use knowledge bases and inference engine. ये expert system का एक पार्ट है जो आगे मैं आपको समझाऊंगा, तो इसको मैं अभी रहने देता हूँ. Learning and adaptation. This is foundational domain for modern AI, focusing on ability of system to improve, perform based on data and experience. कुछ एक्सपीरियंस होने के बाद उससे सीखना एआई का फाउंडेशन एबिलिटी है, जिसमें एमएलपी आ जाता है, कॉर प्रोसेस एल्गोरिथम आइडेंटिफाई पैटर्न इन डेटा टू मेक प्रेडिक्शंस और डिसीजंस. Supervised, unsupervised and reinforced learning are part. Knowledge acquisition मतलब नॉलेज को कैसे रिप्रेजेंट किया गया, किस तरीके से गैदर किया गया, ये है नॉलेज एक्विजिशन. एप्लीकेशंस ऑफ एआई, ये पार्ट जल्दी जल्दी करते हैं. एआई इज क्रूशियल फॉर ऑटोमेटिंग कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल टास्क, प्रेडिक्टिंग मार्केट ट्रेंड्स एंड एनहांसिंग सिक्योरिटी, क्रेडिट स्कोरिंग एंड लोन अंडरराइटिंग. ये प्रोसेस करते हैं उन डेटा पॉइंट्स को जो अपने ट्रेडिशनल क्रेडिट स्कोर का जो एल्गोरिथम है उससे बहुत ज़्यादा अलग है. इट असेस रिस्क मोर एक्यूरेटली, इम्प्रूविंग फेयरनेस एंड एफिशिएंट लीडिंग डिसीजंस. चैटबॉट एंड कस्टमर सर्विस एनएलपी पावर्ड बॉट्स हैंडल रूटीन कस्टमर इंक्वायरीज, वो आपने अभी तक एक्सपीरियंस किया ही होगा. हेल्थ केयर एंड मेडिसिन में मेडिकल इमेजिंग को एनालिसिस करने के लिए आपने बहुत सारी रील्स देखी होगी, जिसमें ब्रेस्ट कैंसर एंड कैंसर जैसी बीमारियों को एक्सरेज में देख के एआई प्रेडिक्ट कर लेता है कि इतने टाइम में यहाँ पे कैंसर होने के चांसेस है. डीप लर्निंग एल्गोरिथम
analyze medical images to detect subtle pattern inductive of diseases like cancer and drug and discovery. अब यहाँ पे AI मॉडल प्रिडिक्ट करता है efficiency and toxicity of drug, drastically accelerating research and development phase. इसमें कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है. ट्रांसपोर्ट एंड रोबोटिक्स आप पढ़ लेना. सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल आ गए हैं. लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन को फास्ट करने के लिए एआई ऑप्टिमाइज करता है रूट्स को, वेयरहाउस को मैनेज करता है, इन्वेंट्री मैनेज करता है. सिक्योरिटी एंड डिफेंस में साइबर सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए एआई सिस्टम कंटिन्यूसली मॉनिटर करते हैं नेटवर्क ट्रैफिक को, बिहेवियर को, डिटेक्टिंग रिस्पॉन्डिंग जीरो डिले अटैक्स फ्रॉम मालवेयर फास्टर. फेशियल रिकॉग्निशन फेस देख के लॉ इन्फोर्समेंट आइडेंटिफिकेशन एंड अनलॉकिंग पर्सनल डिवाइसेस इज बीइंग यूज्ड. एयरपोर्ट पे ए स्टार सर्च एल्गोरिदम. ए स्टार सर्च एल्गोरिदम एक नया नहीं, मतलब ये बेस्ट फर्स्ट सर्च का ऊपर का ऑप्शन है. एंड ये दोनों ही मैं इसमें इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ. ठीक है, इट्स अ वेरी इजी टॉपिक. आप पढ़ सकते हो. 1.5 घंटा पहले से हो चुका है, मेरे गले ने जवाब दे दिया है. ये आप पढ़ सकते हो. इट्स इजी. इसमें कुछ भी नहीं है जो मुझे आपको समझाना पड़े. देन देयर इज बेस्ट फर्स्ट सर्च. बेस्ट फर्स्ट सर्च में भी ऐसा कुछ नहीं है जो मुझे आपको समझाना पड़े. एंड ये है ब्रेथ फर्स्ट सर्च एंड डीएफएस का वर्सेस, जो 4 मार्क्स में आता है एंड 3 मार्क्स में आता है. ये मैं आपको ऊपर से देख देता हूँ. इसमें कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज होता है? फीफो क्यू यूज होती है. इसमें लीफो यूज होता है स्टैक के साथ. कंप्लीटनेस, कंप्लीट गारंटीड टू फाइंड सॉल्यूशन, बट ये इनकम्प्लीट होता है इसमें मिले या ना मिले. राइट. ऑप्टिमलिटी, ऑप्टिमल होता है गारंटीड फाइंड द सॉल्यूशन विद फ्यूएस्ट एजेस, शॉर्टेस्ट पाथ के साथ. ये ऑप्टिमल नहीं होता, लॉन्गर हो सकता है. इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बी डी है. एंड ये बी डी क्या है ये आपको पता है, बी डी नहीं है. एंड इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है बी टू द पावर एम. यस, where m is the maximum depth of the search space. Then space complexity same है इसमें, can be huge as it stores all the nodes, and ये much lower than BFS क्योंकि ये उन्हीं नोड्स को स्टोर करता है जिसपे वो करंटली होता है. यूज्ड इन, ये आप पढ़ लेना. एक्सपर्ट सिस्टम आर्किटेक्चर, वेट ઉતારું છું એવું લાગે છે, પણ हाँ मैं ट्राई कर रहा हूँ. आई एम ट्राइंग. एक्सपर्ट सिस्टम आर्किटेक्चर, एक्सपर्ट सिस्टम का आर्किटेक्चर इस तरीके का होता है जिसके अंदर ये पर्टिकुलर पोर्शन है उसे बोलता है एक्सपर्ट सिस्टम शेल. यूजर इंटरफेस करता है यूजर इंटरफेस से. एक्सपर्ट सिस्टम अपने नॉलेज बेस से नॉलेज लेता है, उसे एडिट करता है, फिर इंटरफेरेंस इंजन जो हमने पूछा है उसके अकॉर्डिंग नॉलेज को एडिट करके हमें देने की कोशिश करता है एंड स्पेसिफिक केस डेटा उठाता है. फिर एक्सप्लेनेशन सिस्टम हमें वो चीज़ एक्सप्लेन करता है. यही चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है, बस अलग लैंग्वेज में. मैंने जितना आपको 30 सेकंड में बता दिया, इसमें अलग तरीके से बताया जाएगा. An expert system is artificial intelligence program designed to eliminate decision-making ability of human expert in a specific domain. Its architecture is fundamentally different from conventional program because it separates problem-solving logic from domain knowledge of itself. जैसे कि हमने आर्किटेक्चर में देखा, नॉलेज बेस को एंड एक्सप्लेनेशन सिस्टम को अलग अलग रखा गया है. अब सबसे पहले नॉलेज बेस. नॉलेज बेस क्या है? नॉलेज बेस है रिपोजिटरी ऑफ डोमेन स्पेसिफिक एक्सपर्टीज इंक्लूडिंग फैक्ट, ह्यूरिस्टिक, रूल्स यूज्ड बाय ह्यूमन एक्सपर्ट्स.
फैक्ट क्या हो सकता है? पेशेंट हैज़ अ फीवर, ये एक फैक्ट हो सकता है। सेट ऑफ असर्टेड ट्रूथ अबाउट द प्रॉब्लम डोमेन एंड करंट कंसल्टेशन। रूल क्या है? इफ देन स्टेटमेंट होते हैं कि अगर ये है तो ये कर सकते हैं। These are formal representation of knowledge, usually in form of if then statement. Interference engine is the brain of expert system. ये ब्रेन है, ये दोनों जगह से नॉलेज उठाएगा, क्वेश्चन उठाएगा, इन दोनों को प्रोसेस करेगा। It contains reasoning and problem solving mechanism used to manipulate the knowledge base and drive conclusions. Conflict resolution करता है, control strategy बनाता है। चलो, when multiple rules are triggered by the current fact, the conflict resolution strategy determines which rule should be executed next. Control strategy. It employs each strategy to determine how to navigate the rule set and prove a goal. Forward chaining and backward chaining जो मैं आपको समझा चुका हूँ। Start with known facts से कहाँ तक जाता है एंड कहाँ से किस तरीके से बैकवर्ड यूज होता है। इसमें फॉरवर्ड चेनिंग एंड बैकवर्ड चेनिंग का यूज होता है जिसकी हेल्प से वो एक गोल तक पहुंचने की कोशिश करता है। वर्किंग मेमोरी, कॉन्टेक्स्ट और ब्लैक बोर्ड इज अ डायनामिक टेम्पररी एरिया जहाँ पे डेटा को होल्ड किया जाता है जो करंट कंसल्टेशन से होता है। इट स्टोर्स द करंट फैक्ट entered by user and intermediate consultation derived by interface engine during the consultation process. I don't think कि मुझे इसमें कुछ भी समझाने की ज़रूरत है, it's direct. अब यूज़र इंटरफेस क्या होता है? बस it allows user to input data, ask question, receive systems conclusion and advise human readable format. Knowledge एक्विजिशन सिस्टम, ये क्या करता है? ये नॉलेज इंजीनियर होता है टू इनपुट, मॉडिफाई एंड अपडेट द नॉलेज इन द नॉलेज बेस। ये काम करता है कि अपना जो नॉलेज बेस है उसको बढ़ाए, एडिट करे, अपडेट करे, राइट। एक्सप्लेनेशन फैकल्टी, अपना जस्टिफायर। This critical component distinguish expert system from conventional program. किस तरीके से? It allows system to explain reasoning and conclusions to the user. ये expert system को allow करता है कि वो हमें समझा सके कि expert knowledge base में क्या अपने सवाल के related है। उन सारे फैक्ट्स को ये ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में जनरेट करता है। जैसे हम हाउ क्वेश्चन पूछते हैं कि हाउ डिड यू रीच द कंक्लूजन, तो सिस्टम रिस्पॉन्ड्स बाय शोइंग सीक्वेंस ऑफ रूल्स एंड फैक्ट जो ट्रेस कर सकते हैं हम नॉलेज बेस तक। व्हाई क्वेश्चंस, यूजर कैन आस्क व्हाई आर यू आस्किंग मी दिस क्वेश्चन, द सिस्टम रिस्पॉन्ड्स बाय शोइंग द रिजल्ट दैट नीड्स द इंफॉर्मेशन टू प्रोसीड। बस अगर हमने उसको बोला है कि मुझे अपना रेज्यूमे बना दो, तो ही विल आस्क क्वेश्चंस। अगर मैं उसे पूछूं कि मुझे ये क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो, तो ये हमको बताएगा कि इस रेज्यूमे के टेम्पलेट में ये पोजीशन को फिल करने के लिए ये इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है। एंडोग्राफ मैं नहीं करवा पाऊंगा, मैंने आपको बता दिया था। ये की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? ये कैरेक्टरिस्टिक्स, एक प्रॉब्लम किस तरीके से डिफाइन होता है, ये 7 मार्क्स का क्वेश्चन है। आई एम नॉट विलिंग टू कंटिन्यू, बट और कुछ है भी नहीं। चलो, ये लास्ट टॉपिक रहेगा एंड आई एम प्रेटी मच श्योर कि इतना करने के बाद आप पास हो जाओगे। 35 मार्क्स आर फाइनल। इतना करने के बाद 35 मार्क्स आपको आ जाएंगे। स्टेट स्पेस कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं, यहाँ पे ये सब मत पढ़ो, सीधा यहाँ डिकम्पोजिबिलिटी, किस तरीके से हम अपने क्वेश्चन को डिकम्पोज कर सकते हैं। इसका सबसे पहला पॉइंट है डिकम्पोजेबल, सॉल्विंग द सब प्रॉब्लम एंड देन कंबाइनिंग देयर सॉल्यूशन यील्ड टू वन सॉल्यूशन जो एक एंटायर प्रॉब्लम का होगा।
This often allows divide and conquer strategies. Then non decomposable होती है. The problem must be solved as a whole. प्रॉब्लम की कैरेक्टरिस्टिक्स है कि प्रॉब्लम किस तरीके से डिफाइन होती है, या तो डिकम्पोजेबल होगी या तो नॉन डिकम्पोजेबल होगी. इज नॉलेज कंसिस्टेंट? हमारी जो नॉलेज है वो कंसिस्टेंट है कि उसको वो किया जा सकता है, बढ़ सकती है. नॉन मोनोटोनिक का मतलब है न्यू एविडेंस कैन रिएक्ट प्रीवियस डाउन ड्रॉन कंक्लूजन्स. फॉर एग्जांपल, बर्ड कैन फ्लाई अंटिल बर्ड इज अ पेंगुइन. नॉन मोनोटोनिक भी आपका 4 मार्क्स का टॉपिक है जो मैंने आपको समझाया नहीं है, बट यहाँ पे अगर आप देखो तो मैं आपको नॉन मोनोटोनिक क्या है वो मैं आपको समझा चुका हूँ. विद द एग्जांपल ऑफ बर्ड मैंने आपको नॉन मोनोटोनिक रीजनिंग समझा दिया कि अपना जो मोनोटोनिक होता है वो एक रिजिड होता है कि ये नॉलेज है, हम इसी आस्था को मानेंगे. दीज आर द रूल्स, राइट. यही रूल्स हैं, इसके बाहर की सारी चीज गलत है, इसके बाहर से कुछ भी अंदर नहीं आ सकता, ना हम अपडेट होंगे. बट नॉन मोनोटोनिक इज लाइक कि ठीक है, अगर आप कोई फैक्ट दे रहे हो एंड उसे प्रूव कर सकते हो तो हाँ हम उसे एक्सेप्ट कर लेंगे. पेंगुइन इज अ बर्ड बट पेंगुइन कैन नॉट फ्लाई एंड इट हैज बीन प्रूवन, तो हम उसको ऐड कर लिए. तो मोनोटोनिक एंड नॉन मोनोटोनिक भी मैंने आपको समझा दिया. प्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ एनवायरनमेंट की डिटर्मिनिस्टिक है कि नॉन डिटर्मिनिस्टिक प्रॉब्लम है या स्टोकेस्टिक प्रॉब्लम है. देखो, द आउटकम ऑफ एवरी एक्शन इज कंप्लीटली प्रेडिक्टेबल. द करंट स्टेट एंड एक्शन यूनिकली डिटरमाइंस द न्यू स्टेट. स्टोकेस्टिक में होता है कि आउटपुट ऑफ एक्शन इज गवर्न बाय पॉसिबिलिटी ऑफ चांसेस. एक्सेसिबिलिटी ऑफ एनवायरनमेंट की एनवायरनमेंट जो हम दे रहे हैं क्वेश्चन का वो फुल्ली एक्सेसिबल है कि नहीं. चलो, फुल्ली एक्सेसिबल मतलब ऑब्जर्वेबल, हम सब कुछ सब तरह से दे सकते हैं. द एजेंट हैज एक्सेस टू कंप्लीट करंट स्टेट एंड द वर्ल्ड थ्रू इट्स सेंसर्स. Partially accessible, the agent's sensor provide incomplete information or state is too complex to track entirely. समझ गए होंगे, इसमें मुझे आपको कुछ समझाने की जरूरत नहीं है. देन और चीजें आती है, दैट इज नेचर ऑफ सॉल्यूशन. सॉल्यूशन का कैसा नेचर है, प्रॉब्लम का नेचर हमने देख लिया, अब उसको सॉल्व करेंगे तो उसका सॉल्यूशन का कैसा नेचर हो सकता है. इज अ गुड सॉल्यूशन एब्सोल्यूट और रिलेटिव. एक सॉल्यूशन वो एब्सोल्यूट है कि वो सॉल्यूशन किसी से रिलेटेड है या किसी टास्क के रिलेटेड है, किसी क्वेरी के रिलेटेड है कि ये होगा तो ये सॉल्यूशन होगा एंड ये होगा तो ये सॉल्यूशन होगा. जैसे कि अगर कल रात को बारिश हुई होगी सुबह तक तो आप कॉलेज नहीं जाओगे, एंड अगर नहीं हुई होगी तो आप जाओगे, राइट. अ सॉल्यूशन पाथ इज रिक्वायर्ड. द फाइनल सॉल्यूशन इज नॉट जस्ट द गोल स्टेट but sequence of action that takes to reach it, right. Then the final state is a solution. Final state है वही solution है, the only result state is required. Path taken is irrelevant. Role of knowledge requires extensive knowledge. क्या problem demands extensive knowledge, problem and that demands vast amount of domain specific fact और डीप रिलेशनशिप जैसे कि एक्सपर्ट सिस्टम में होता है. या फिर रिक्वायर्स लिटिल नॉलेज, थोड़ी सी नॉलेज हो तो भी हम उसको सॉल्व कर सकते हैं. रोल ऑफ टाइम. टाइम कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है इसमें. स्टैटिक, द एनवायरनमेंट डज नॉट चेंज व्हाइल द एजेंट इज डिलिबरेटिंग. मतलब अपना टाइम कंटिन्यूअसली चल रहा है, तो रात से दिन हो रहा है, दिन से रात, अपना एनवायरनमेंट चेंज होता रह रहा है कंटिन्यूअसली. बट फॉर स्टैटिक, अगर स्टैटिक कर दे किसी चीज को, मतलब हमने इंक्यूबेटर में एग को रख दिया तो वो उसको जो वार्मथ है वो कंटिन्यूअसली 24 घंटे मिलती रहेगी. उससे दिन हो रहा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो स्टैटिक हो गया. डायनामिक मैंने आपको अपना रियल वर्ल्ड एग्जांपल लेके समझा दिया. एनवायरनमेंट चेंजेस कॉन्स्टेंटली. देन है सेमी डायनामिक. Environment itself does not change, but agent's performance score does.
मतलब अंडा है उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बारिश हो रही है, धूप है, रात है, ठंड है, वो अपने आप में ही इंक्यूबेट होता जा रहा है। दिस इज कॉल्ड सेमी डायनेमिक। एजेंट इंटरेक्शन लास्ट। एजेंट कैसे इंटरेक्ट करता है? सिंगल एजेंट, ओनली वन एजेंट ऑपरेटिंग द इन्वायरमेंट, मल्टी एजेंट, टू और मोर एजेंट इंटरैक्ट विच कैन बी कम्पिटिटिव, जीरो सम गेम्स जैसा, और कोऑपरेटिव। देन वी आर एट आवर फाइनल टॉपिक जो है गोल स्टैक प्लानिंग। एंड आई रिक्वेस्ट कि इतनी मेहनत करने के बाद मैं पिछले 1.5 घंटे से कंटिन्यूसली बोल रहा हूँ, ये मैंने 18 टॉपिक कंप्लीट करवाने की पूरी कोशिश की है। अगर आपको ये वीडियो में थोड़ा सा भी मज़ा आया हो, अगर समझ में आया हो, मैंने कोशिश तो की सब कुछ समझाने की, बट मेरे पास ना टाइम था ना रिसोर्सेज थे। ये मैं किस तरीके से बना रहा हूँ एंड मैं किस तरीके से ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये मेरा मन जानता है। एंड मैं कल एडिट कैसे करूँगा एंड आपको कैसे पहुँचाऊँगा, ये भी मेरा मन जानता है। तो अगर आपको ये पसंद है या पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स, एंड उनको भी बताओ कि इन 18 टॉपिक को 1.5 घंटे में करके वो अच्छे से पास हो सकते हैं। एंड अगर आपका प्लेसमेंट हो चुका है तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन माई इंस्टा ID, DM करिए, मुझे आपके साथ बात करनी है किस तरीके से प्लेसमेंट हुआ, क्या हुआ। एंड मैं आपको इस चैनल पे लाना चाहता हूँ, एंड लेट्स सी कि हम एक पॉडकास्ट जैसा किस तरीके से अरेंज कर सकते हैं। GSP, goal stack planning is classic AI technique used to generating sequence of action, एक plan to transform initial state into desired goal state. It is hierarchical planning method that utilizes a stack data structure to manage goals and sub-goals, working primarily through form बैकवर्ड रीजनिंग। प्राइमरीली ये बैकवर्ड रीजनिंग पे काम करता है, बट आप फॉरवर्ड से भी इसका काम कर सकते हो। GSP is particularly effective for problem that can be represented in a strip like format as simplified language for representing initial goal state and actions available. गोल स्टैक क्या है? A stack that holds two type of element, goal and उसका action. गोल क्या है? Condition that need to be true. And action क्या है? The steps needed to achieve the condition. A B पे होना चाहिए, ये ट्रू होने के लिए हमें A को उठा के B पे रखना पड़ेगा। तो जो हमने A को उठा के B पे रखा, दैट्स क्या? एक्शन। एंड जो हमारा गोल था B के ऊपर A होना चाहिए, दैट इज हमने मिल गया। मतलब करंट स्टेट, a list of condition currently true in the world। फिर है यहाँ पे the operators का एक्शन क्या? each action is defined using 3 parts। पहला प्री कंडीशन कि पहले क्या था, a list of condition that must be true before taking the action। फिर add list, a list of condition that become true after the action is executed। delete list, a list of condition that becomes false if the action is executed। मतलब B के ऊपर हमने A को रख दिया, उसके बाद हम B को ऐसा बोले कि B को हम उठा के C के ऊपर रखे, दैट्स इनवैलिड, राइट? मतलब वो नीचे स्टैक के सबसे एंड फेज में है। अब उसको उठा के हम C पे नहीं रख सकते। उसको C पे रखने के लिए पहले A को उतारना पड़ेगा, देन B C पे आएगा, देन A पे B आएगा। दैट्स अ प्रोसीजर, राइट? तो एक स्टेप लेने के बाद क्या क्या स्टेप खारिज हो गए, वो है डिलीटेड लिस्ट, एडेड लिस्ट का मतलब कि A को हमने B को हमने C के ऊपर रख दिया है, तो अब हम क्या कर सकते हैं? गोल सेट को पाने के लिए A को हम B पे रख सकते हैं। प्री कंडीशन क्या? A B एंड C तीनों अलग अलग होने चाहिए, मतलब एक के ऊपर एक नहीं होने चाहिए। B सबसे नीचे लेवल पे होने चाहिए स्टैक के, जिससे हम B को C पे रख सकें और A को B पे रख सकें फॉर द गोल स्टेट टू बी कंप्लीटेड। यस, ऑल द बेस्ट मेरे दोस्तों। मैं जितना पढ़ा सकता था उतना मैंने पढ़ा दिया। आई डोंट नो मैं ये कंटिन्यू कर पाऊंगा कि नहीं, बट हाँ, आई एम श्योर कि डेटा स्ट्रक्चर में 3 घंटे में डेटा स्ट्रक्चर क्या
डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स आपका जो सब्जेक्ट है उसको मैं पूरा करवाऊंगा। आई 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 एम रियली सेइंग कि मैं वो पूरा कराऊंगा। मैं उसको पार्ट्स में डिवाइड करके मर्ज करके आई विल डू इट। ठीक है, लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। कि इतने टॉपिक करने के बाद ये इंसान गारंटी दे रहा है कि 35 मार्क्स आ जाएंगे। यू नो इट कि आपके कुछ दोस्त हैं जो फेल होने के कगार पे होंगे, जिनको नहीं आता होगा उतना, या फिर उनकी कंडीशंस ऐसी होगी, ब्रेकअप हुआ होगा, घर में कोई प्रॉब्लम हुई होगी, कुछ भी हो सकता है जिसकी वजह से वो अपना वो नहीं दे पाएंगे। बट आई रिक्वेस्ट कि आप उनको ये शेयर करो एंड हेल्प देम सिक्योर 35 to 40 मार्क्स। इसमें मैंने इतना तो करवाया कि 35 मार्क्स तो आ ही जाएंगे, तो आपका सी ग्रेड तो पक्का। यस, ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें मैं डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के इंपॉर्टेंट शेयर करूंगा एंड बताऊंगा कि मैं क्या क्या आगे और लाने के बारे में सोच रहा हूँ। मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। ऑल द बेस्ट।